Am I audible, guys? Yes, चलो, सो रेजोनेंस एनर्जी वाला जो एप्लीकेशन है वो आपको समझ में आया कि हम लोग जो बॉन्ड एनर्जी मेथड यूज करके डेल्टा एच निकालते हैं, हीट ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन बोल दो, तो वो कैलकुलेटेड बोलते हैं उसको, और जो एक्सपेरिमेंटली पता चलता है वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोलते हैं, और दोनों के डिफरेंस को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। तो अब अगला लिखिएगा बेटा एप्लीकेशन में, टू डिटरमाइन टू डिटरमाइन लैटिस एनर्जी। वैसे ये हमने पहले भी किया हुआ है, बट जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस यहां भी कर लेते हैं। टू डिटरमाइन लैटिस एनर्जी ऑफ आयोनिक सॉलिड, सबसे पहले लिखिएगा व्हाट इज लैटिस एनर्जी। लिखिएगा व्हेन रिक्विजिट नंबर ऑफ positive and negative gaseous ions, when requisite number of positive and negative gaseous ions form 1 mole of ionic solid, 1 mole of ionic solid, then the energy released is called lattice energy. वो कहता है अगर आप Na प्लस गैस लो, Cl माइनस गैस लो, तो NaCl सॉलिड अगर 1 मोल बन रहा है तो इसमें जो एनर्जी चेंज होगा उसको वो नाम देता है लैटिस एनर्जी। ठीक है? ये हमने फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लैटिस एनर्जी डिफाइन की है। आप ब्रेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता सकते हो इसमें कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल आयनिक सॉलिड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। चलो, अब बॉन्ड एनर्जी कॉन्सेप्ट का क्या लेना देना है यहां पर? तो सबसे पहली बात है कि ये जो आपको Na प्लस और Cl माइनस यहाँ गैस फॉर्म में दे रहे हैं, नेचर में ये इस फॉर्म में रहते नहीं है, है ना? तो हम तो ये बोलते हैं कि सोडियम जो है मेटल है, सोडियम सॉलिड लिखेंगे। ठीक, सोडियम सॉलिड जब हम इसमें सब्लिमेशन एनर्जी डालते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है, सो डेल्टा H नॉट सब्लिमेशन फॉर सोडियम, तो आपका ये कन्वर्ट होगा Na प्लस, सॉरी Na गैस में, Na गैस में। ठीक, हमें तब भी Na गैस नहीं चाहिए, Na प्लस गैस, तो इसमें डालनी होगी क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, तो ये बन जाएगा Na प्लस। क्या बात समझ में आई बेटा? अब इसी तरह से आप शुरू करते हो Cl2 से, बिकॉज यू डू नॉट हैव Cl। Cl2 डिसोसिएशन एनर्जी की जरूरत है, लेकिन आपको एक ही Cl चाहिए था, तो हाफ डिसोसिएशन एनर्जी डालोगे, तो ये बन जाएगा Cl गैस। और Cl गैस में से एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो बेसिकली आप रिलीज एनर्जी की बात कर रहे हो। जैसे मान लीजिए यहाँ प्लस आई लिखेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर आपने माइनस ऐसा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसा दिखा दिया। अब Cl माइनस गैस बन गया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अब क्या बन रहा है? NaCl सॉलिड। तो ये जो प्रोसेस हुआ यहां लैटिस एनर्जी, जैसे कि मान लीजिए कि -U,
वो रिलीज हुई। तो अगर इस पूरे उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअली में हीट ऑफ फॉर्मेशन वाली इक्वेशन आ जाएगी। ध्यान से देखना, हीट ऑफ फॉर्मेशन में यही तो बोला जाता है कि आप ऐसी इक्वेशन लिखिए जिसकी भी हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स चूज करो। तो सोडियम, सोडियम गैस सॉलिड होगा, और क्लोरीन Cl2 गैस होगा। ठीक, इस पर्टिकुलर वे में डेल्टा एच रिएक्शन जो होता है उसको हम स्टैंडर्ड हीट ऑफ, स्टैंडर्ड सब ले रहे हैं हम लोग, हाँ, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉलिड बोल देंगे। ध्यान से देखना बेटा, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं NaCl का। और ये जो रिएक्शन है ये आप इन सबको ऐड करके ही तो आई, तो इन सबको एक बार ऐड कर दो, इन सबको एक बार ऐड कर दो। इन सबको जब तुम ऐड करोगे तो वो आप इसके डेल्टा H0F के बराबर कर देना। तो ऐड करोगे तो क्या क्या है तुम्हारे पास, देखो जो सोडियम से, सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस का सब्लिमेशन एनर्जी है वो +S लिख दिया फिर आयोनाइजेशन एनर्जी +I कर दिया। हो सकता है कई बार आपको 2 आयोनाइजेशन एनर्जी सप्लाई करनी पड़े, I1 I2, टेक केयर ऑफ दैट। इसके बाद इधर से आए तो डिसोसिएशन एनर्जी का आधा ही लगा। अब तुमको देखना पड़ेगा कि वो जब हम उसका एलिमेंटल फॉर्म लेते हैं तो किस उसमें दिखता है, D/2 लिखा, और इधर आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इधर -U लिखा, और इन सबको इक्वेट कर दिया डेल्टा H0F NaCl सॉलिड से। टेक केयर ऑफ द साइन नेगेट, देखो एक तो यूनिट्स का ख्याल रखना है तुम्हें और साइन का भी ख्याल रखना है। कई बार मिस्टेक हो जाती है अपने से, हो सकता है वो प्लस में वैल्यू दे दे, हमें उसको माइनस बना के लिखना था। वो ध्यान देना कि कौन से टाइम पर एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है और कौन से टाइम पर एनर्जी रिलीज हो रहा है, उसको थोड़ा सा विजुलाइज करना। ज्यादा मैथमेटिकल मत हो जाना, थोड़ा साइंटिफिकली सोचना। यस सर। और अगर तुम लोग रिकॉल कर पाओ इस पूरे उसको क्या कहते हैं, याद है केमिकल बॉन्डिंग, बॉर्न हेबर साइकिल। सबने कॉपी कर लिया, हटा दें। चलो एक क्वेश्चन लिखो बेटा। फाइंड आउट या कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी ऑफ MgO। डेटा क्या क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है,
MgO सॉलिड के लिए -602 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच नॉट सब्लिमेशन दिया हुआ है। Mg के लिए that is 136 किलो जूल पर मोल। for Mg I1 and I2 ये दिया हुआ है 738 किलो जूल पर मोल एंड 1450 किलो जूल पर मोल। देन सिग्मा ओ डबल बॉन्ड ओ इसका वैल्यू दिया है 498 किलो जूल पर मोल। देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर ऑक्सीजन ये दिया हुआ है -142 एंड +798 किलो जूल पर मोल। ठीक है, चलो साइन का ख्याल रखना बेटा। अगर आप O से O- जा रहे हो तो एनर्जी रिलीज होती है। यहां भी माइनस दिए रखते समय अगर ऑलरेडी यहां माइनस लिखा हो तो वहां माइनस माइनस कर मत कर देना, नहीं तो पता चला प्लस हो गया। एनीवन विद द आंसर? बहुत सारे कैलकुलेट कर रहा हूँ।
सर -3790 कितना है बेटा? -3831 अरे वाह, किसने आंसर दिया? अनुज एंड पद्मकांत। और लोगों ने नहीं निकाला क्या बेटा? देखो, सबसे पहले तो आपको काम क्या करना है बेटा? दो आयनाइजेशन एनर्जी दी है, इनका नेट आयनाइजेशन एनर्जी निकालिए। तो ऑफ कोर्स दोनों को ऐड कर दोगे। यहां पर एक एक्सोथर्मिक है और एक एंडोथर्मिक है। सबसे पहले क्या करोगे बेटा? नेट एनर्जी चेंज निकालोगे, है ना? नेट एनर्जी, और उससे पता चल जाएगा प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है। जो आएगा वही लिख देना है, गड़बड़ मत कर देना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ये पहला वाला माइनस है बट दूसरा प्लस है। वो हम लोगों ने वहां सीखा है पीरियोडिक टेबल में कि माइनस से जब इस माइनस में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाता है। तो इक्वेशन अपने पास है mg सॉलिड प्लस O2 गैस यहाँ पर, तो ये बन जाएगा MgO सॉलिड। तो ये है डेल्टा H नॉट F ऑफ MgO एंड दैट कैन बी इक्वेटेड बॉन्ड एनर्जी मेथड से। सबसे पहले सब्लिमेशन, तो प्लस S, यानी कि आप रख दोगे, कहाँ है सब्लिमेशन का? हाँ, ये दिया हुआ है ना, +136 प्लस इसका D/2 डिसोसिएशन एनर्जी कहीं पर दिया, ये दिया है, तो ये हो जाएगा 498/2, है ना? और फिर उसके बाद इस Mg को हम लोगों को गैस के से आयंस में ले जाना +2 में, तो ये तुम्हारा हो जाएगा +738 +1450। और O जो बना उसको हमें O2 माइनस में ले जाना है, तो -142 लग रहा था और फिर 798, मतलब ये रिलीज हुआ, ये लग रहा था, ये हो गया। और फिर जब दोनों के आयंस मिला दिए आपने तो लैटिस एनर्जी वही तो निकालनी है ना? तो यहाँ पर लैटिस एनर्जी मान लीजिए कि आपने ये लैटिस एनर्जी लिख दी, बस ये इसको आंसर ये दिया हुआ है। वैल्यू कितनी दी है? ये कहाँ चला गया? ये -602, ठीक है? लैटिस एनर्जी बिकॉज हम निगेटिव में रिप्रेजेंट, -3831 किलो जूल पर मोल, आंसर करेक्ट है ये। यहाँ पर आपको एक्चुअली प्लस, अगर लैटिस एनर्जी माइनस में ही दिखाना है तो ये क्लियरली ये 798 प्लस यू करके लिख देना, तो फिर यू निगेटिव आएगा। इरेज कर दें बेटा ये सब।
चलो, ये सब हमने फिनिश किया। अब बॉन्ड एनर्जी एप्लीकेशंस भी हो गए। अब थोड़ा सा मैं आपको 2-3 मिनट देता हूं। आप जितनी भी हीट ऑफ रिएक्शंस पढ़ी हैं उसको रिवाइज करिए बेटा फटाफट। और जो आज पढ़ा है वो इन सब पर बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े से कराऊंगा मैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का तो बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है। जो थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी है। तो 2 मिनट आप एक बार देख लो, नोट्स आइडेंटिफाई कर लो। ऐसा नहीं कि आप नोट्स नहीं देख सकते उसके बाद, लेकिन ये पता कर लो कहां पर कौन सी चीज लिखी हुई है। चेक कर लिए नोट्स बेटा, शुरू करें। आसान से क्वेश्चन से शुरुआत देखो। अब जरा एक बार सब लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन देखो।
और चाहिए तो सब लोग जोर जोर से पढ़ो, रीड आउट। मिला सबको? अभी मैं कह रहा था कि डेफिनेशन कहाँ क्या लिखा है इतना ही पता कर लो। हाँ, एक मिनट में क्या बोला तुमने? वन बोल। हाँ सर, वन मोर। और तुम लोग आंसर क्या बोल रहे थे? हेलो, चुप रहो, बदल रहे हो। अभी सी बोल रहे थे तुम लोग पहले, बिना माफी मांगे तुम लोग बी बोलने लगे। अरे पहले सॉरी तो बोलो। साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ 2 मोल NH3 बन रहा है। ये कैसे रिप्रेजेंट कर देगा हीट ऑफ फॉर्मेशन को? 1 मोल सब्सटेंस बनाते हैं। अब जब तुम इसमें डी ऑप्शन में जाते हो, यहाँ ये 1 मोल सब्सटेंस तो बन रहा है, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है? नहीं, इसलिए रिजेक्ट कर दिया। यहां पर बताइए क्या प्रॉब्लम है? ग्रेफाइट होना चाहिए। तो ये छोटा छोटा सा ध्यान रखने वाला जो कॉन्सेप्ट है, देखो जब भी ऐसा आए तुरंत इक्वेशन लिखो, फिर देखो ऐड सब्ट्रैक्ट करके कुछ होता है क्या? इमीडिएट आंसर आएगा बेटा। थोड़ी और मेहनत करो। तुम लोग कभी ए बी डी सब बोल दो। तुम लोग जब एग्जाम हॉल में बैठना ना, मैं तो कह रहा हूं सारे बटन दबा देना। अब उसकी प्रॉब्लम है, वो कौन सा सही मानता है। ये तो कहो OMR आना बंद हो गई, कंप्यूटर पे होता है, एक ऑप्शन से ज्यादा लेगा नहीं तो तुम तो सब भर आते। और किसी को आंसर आया बेटा? इक्वेशन लिखते ही तुम्हें समझ में आती हैं चीजें। तुम्हें C+½ गिविंग CO का निकालना है डेल्टा H। 2 इक्वेशंस दिए हैं, तो बिकॉज तुम्हें CO राइट हैंड साइड में चाहिए, तो किस इक्वेशन को पलट दोगे? सेकेंड वाले को पलट दोगे, उसको लिख दोगे +283 और ये SH रहने दोगे, ऐड कर दोगे, आंसर। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? बस।
अच्छे से प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करिएगा बेटा। सारे नोट्स आपके पास हैं, केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी मस्ट है। मैं आपको ये क्वेश्चंस करा रहा हूं जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें रेगुलरली मिलेंगे, तो इनमें कोई मिस्टेक ना हो जाए इसलिए आपको ये सब अपने नोट्स में रखने हैं। हटा दें बेटा। Yes, sir. चलो ट्राई करो बेटा। 3 पार्ट्स आ गया। सर पहले का ए आता क्या? वेरी गुड। किसने बोला? अपना कार। अनुराग। अपना कार। ओके वेरी गुड बेटा। और सर दूसरे का बी। तुम लोगों ने क्या ऐसा तय किया है, तुम पहला वाला करना, मैं दूसरा वाला करूंगा? सर मैं ही सारे आंसर बता। तुम्हें तुम्हें ही सारे आंसर्स आए सर पता नहीं। और बाकी लोग क्या इधर पैसे दे करके घूमने आए हो क्या? कुछ करो जिंदगी में, नहीं तो तुम लोग पद्मकांत के अंडर काम करोगे हमेशा, वो बॉस बनेगा। अनुज बेटा तुम्हारा आंसर नहीं आया। आप क्या है सर? ये झूठ बोल रहा है। एक बार पकड़ा। बाकी लोग ट्राई करो बेटा, सबका होना चाहिए सिलेक्शन। सी का आंसर क्या निकाला बेटा आप लोगों ने? हम्म। बाकी लोग बिना नर्वस हुए बेटा करिए, भले ही इन लोगों का आंसर आ गया है, आप सोचिए। ये सब बड़े स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम में मिलेंगे। और तुमने जिस तरह से पढ़ाई की है, जैसी थ्योरी बना रखी है, नोट्स बना रखे हैं, ये सब क्वेश्चंस तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। जयेश बेटा तुम्हें आया? थियरी देख लो ना, नोट्स देख लो, कैसे क्या है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, वरना फायदा क्या है, इतना सारा तुमने नोट्स बनाए और जब वक्त आया तो यूज नहीं कर पाए।
ये रिएक्शन का दिया हुआ है वैल्यू -55.84। तुमको यही यूज करनी है जो दी हुई है, अपनी मर्जी वाला नहीं यूज करना है। जो पूछा है वो तुमसे CH3COH और NaOH की रिएक्शन में जो आपको डिसोसिएशन के लिए एनर्जी लगती है ना, जिसको उसने यहां पर आयोनाइजेशन बोल दिया है, तो बेसिकली जो CH3COH है वो जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो इसको डिसोसिएट, इसको आयोनाइज कराने पे, आयोन्स बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको आप डिसोसिएशन एनर्जी बोलो या आयोनाइजेशन एनर्जी बोलो। तो अगर आप रिकॉल करो तो हम लोगों ने ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा हुआ है कि इसके लिए जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा, जो कि यहां दिया है -49.86, दैट विल बी इक्वल टू स्ट्रॉन्ग वाले के लिए जितना वैल्यू होगा उसमें बस डिसोसिएशन एनर्जी ऐड कर देना है। दैट्स इट, आंसर। ये तुम्हें आंसर दे देगा 55.84 माइनस 49.86। कितने लोगों ने ये कर लिया था बेटा? झूठ बोलने वाले? हाँ, ये 2 लोग बच गए हाथ उठाए हुए। चलो, सो ए इज द राइट आंसर। दूसरे क्वेश्चन को देखो, वो कह रहा है कि तुमसे उसने आप हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नहीं पूछा, उसने कहा कि इन दोनों की रिएक्शन कराओगे तो जो रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी। बेसिकली ये COH ट्वाइस और HNO3 2 मोल्स कंज्यूम होगा। यहां पर एक्चुअली में रिएक्शन बन के निकलेगा 2H प्लस प्लस 2OH माइनस, है दोनों ही स्ट्रॉन्ग, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब तुम डिसोसिएट कराकर फाइनल इक्वेशन लिखोगे, फाइनल इक्वेशन 2H प्लस प्लस 2OH माइनस गिविंग 2H2 आएगा, यानी कि इसका डबल। और हम लोगों ने क्या पॉइंट लिखा था कि जब कोई फैक्टर K मल्टीप्लाई होता है किसी इक्वेशन में तो डेल्टा H में भी वही K मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका मतलब इसके लिए जो डेल्टा H होगा वो इसका क्या हो जाएगा? डबल। कितने लोगों ने यही सोचा था? वेरी गुड। गाइस ये याद रखना, वो कहता हाइयर राइज इन टेम्परेचर, थर्ड क्वेश्चन में हाइयर राइज कब होगा? जब दोनों NaOH और H2SO4 वो इस तरह से कंज्यूम हो कि दोनों कंज्यूम हो जाएं, क्योंकि जितना ज्यादा दोनों कंज्यूम होंगे उतना हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, उतना टेम्परेचर राइज करेगा सॉल्यूशन का। क्या बात समझ में आई? Yes. याद रखना, अगर किसी भी रिएक्शन में, मान लीजिए कि कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर है, यहां पानी भरा हुआ है, यहां कुछ रिएक्शन हो गई अचानक से, रिएक्शन ने हीट रिलीज की, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने पर ये सॉल्यूशन जो है वो गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर राइज करेगा। यहां पर पूछता है कि टू प्रोड्यूस दी हाइयर राइज इन टेम्परेचर, तो आप देखो इनके ग्राम इक्विवेलेंट्स, इनके ग्राम, वो कहता है ना अंडर से हाउ मेनी ml को ले लो, आप XML ले लो, VML ले लो और इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लो, ठीक है।
इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लो और इक्वेट कर दो। क्या मेरी बात समझ में आई? इसका XML ले लो, उसका YML ले लो, या इसका X लिया है तो उसका 100 माइनस X ले लो और ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर दो। ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वेट करने में क्या करोगे, इसके जो मोल्स हैं उसमें 2 और मल्टीप्लाई होगा, याद आ रहा है? हाँ, मिली इक्विवेलेंट्स बोलो या ग्राम इक्विवेलेंट्स बोलो? बी या डी? कितने लोगों ने डी निकाला है? डी, बी, बी फॉर बॉम्बे। ओके, वेरी गुड बेटा। चलो, सबने सोच लिया, हटा दें इसको? यस सर। नोट्स भी यूज करिए बेटा, आंसर लेकिन सही से निकालिए। अरे सी ऑप्शन। वेरी गुड बेटा। किसने आंसर बताया इस बार? सुहानी। आनंद। ओके, देखो, जब भी याद रखना बेटा, बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात करेगा तो वो ये कहना चाहता है कि जो भी एनर्जी रिलीज हुई है वो एक्चुअली में डेल्टा यू है, यानी कि हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पूछा उसने आपसे है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, एंथैल्पी पूछा है, तो रिलेशन क्या है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा टी आर टी। याद है? पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना होगा? -1। ये नहीं लोगे, ये नहीं लोगे, केवल गैसियस कंपोनेंट्स -1 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये देखो तुम्हारा कहता है कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, तो यहां पर तुम इसको प्लस नहीं क्या लिखोगे? यहां मिस्टेक कर सकते हैं बच्चे, प्लस लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। प्लस डेल्टा एन जी माइनस है, -1 रख देंगे। ये किलो जूल था इसलिए हम लोग रखेंगे 8.314 अपॉन 1000।
8.314 अपॉन 1000, टी का वैल्यू 298, बस। बिकॉज दोनों निगेटिव हैं तो दो जो वैल्यू आएगी वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी 1364 से। हटा दें? चल, देखो अभी पढ़ा है तुम लोगों ने, ये ना आए तो पड़ोसी को थप्पड़ मार देना। सर सी थ्री ऑप्शन सर। सबने सोच लिया बेटा? कहता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन इज x1। इथीन यानी कि एक डबल बॉन्ड, उसमें जब तुमने H2 डाला तो तुम्हें इथेन मिल गया। फिर कहता है बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्स। अब इमेजिन करो बेंजीन एक नॉर्मल कंपाउंड होता जिसमें खाली 3 डबल बॉन्ड्स हैं, यानी कि तुमको कितने H2, एक डबल बॉन्ड के लिए एक H2, तो 3 डबल बॉन्ड के लिए तुमने 3 H2 डाल दिया, तुम्हें एक नॉर्मल सा कंपाउंड मिल गया। बट ये सब नॉर्मल नहीं है, ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। एक्चुअल कंपाउंड एक्स्ट्रा स्टेबल है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो यहां पर आपको पहले रेजोनेंस एनर्जी भी कंसीडर करनी पड़ेगी। तो अगर मान लीजिए मैं इसका 3 टाइम्स कर भी लूं, यानी कि 3x1 ना, कर भी लिया मैंने 3x1, इसमें 3x1 कर भी लिया, यानी नीचे 3x1 रिलीज होना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या हो गई बेटा कि वो एक्स्ट्रा स्टेबल है, इसलिए कम एनर्जी रिलीज करेगा। वही डिफरेंस है, क्या है? रेजोनेंस एनर्जी। कितने लोगों ने बड़ा सी ऑप्शन सोच लिया? वेरी गुड। एक ऐसा इमेजिनरी कंपाउंड सोचिए जिसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं, उसको हाइड्रोजनेट करोगे तो आपको 3x1 एनर्जी लगेगी, मतलब रिलीज होगी 3x1। लेकिन तुम बेंजीन को जब कर रहे हो तो बेंजीन एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड है, तो वो उतनी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा जितनी तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है 3x1। चलो हटा दें बेटा इसको। देखो आता है तुमको? हम्म, सबने सोच लिया? The enthalpy change for the reaction is x kilojoule. The bond energy of CH bond. अब
इसमें C2H6 की तो गैस फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए तुम कौन सा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो? ये। अब इसमें मिस्टेक क्या हो जाती है अपने से कि हमसे गलती से लगता है कि इसमें केवल CH बॉन्ड्स हैं, जबकि यहां पर एक CC बॉन्ड है। हाथ उठाकर बताओ ये मिस्टेक कितने बच्चों ने कर ली? किसी ने मिस्टेक नहीं की, सबने आइडेंटिफाई कर लिया सही सही। तो जो एंथैल्पी चेंज होगा इस पर्टिकुलर केस में, वो निकल कर आएगा बॉन्ड एनर्जी मेथड से। वो बॉन्ड एनर्जी मेथड से निकल कर आएगा क्या? 6 CH बॉन्ड्स और CC बॉन्ड। ये दिया हुआ है X। हेलो यार, तुम लोग कितने दल बदलू? अभी तुम लोग C बोल रहे थे ना, या मैंने गलत सुना था? और तुम लोग मान भी नहीं रहे थे। चलो, कितने लोगों ने यही सोचा था शुरू से ही? वेरी गुड। चलो नोट कर लो बेटा कि जल्दबाजी में आप इसको CH बॉन्ड को जो है डिवाइड बाय 6 कर देते हैं बेटा। हाँ, बट वहां एक CC बॉन्ड भी है। Until unless they give the value CC वाला आप नहीं निकाल सकते। चलो इसको हटा दें बेटा। हो पा रहा है?
जिसमें पीसीएल बॉन्ड दिया है उस कंपाउंड को बनाओ, पहले उसकी इक्वेशन लिखो हीट ऑफ फॉर्मेशन की, बिकॉज हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है पीसीएल3 का, उसकी इक्वेशन लिखो। उसके एलिमेंटल जो एलिमेंट्स हैं, प्योर एलिमेंट्स, जैसे कि फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस सॉलिड लिखा है, उसको लो। Cl2 को लो, कितना Cl2 लोगे पीसीएल3 बनाने के लिए? पीसीएल3 बनाने के लिए 3/2, और फिर उसको बॉन्ड एनर्जी मेथड लगाओ, आंसर आएगा। ये सिंपल सी इक्वेशन बन जाती है। अब इसमें केवल देख लो क्या दिया है, उसके हिसाब से सब्स्टिट्यूट कर दो। सबसे पहली चीज ये दी है, देखो। सर ये आता क्या? क्या बेटा? ए आंसर बोल रहे हो? हाँ, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। देखो, ये एटोमाइजेशन का मतलब वो सब्लिमेशन की बात कर रहा है। ये तुम्हारा जो डेल्टा एच सीएल के लिए दिया है वो बेसिकली अभी मैंने आपको दिखाया था ना, Cl2 गिविंग 2Cl, तो आप जो Cl है डिवाइडेड बाय 2 कर दो, वही एक्चुअली डेल्टा एच एफ ऑफ Cl आता है, ये दिया हुआ है, उसमें से आप इधर सब्स्टिट्यूट कर दो। क्लियर है? यस। चल, इसको देखो बेटा, ये आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है।
देखो डेल्टा एच नॉट एफ दिया है तुम्हारा NH3 का, उसकी इक्वेशन लिखो, हाफ N2 गैस प्लस 3/2H2 गैस गिविंग NH3. आर यू सेइंग समथिंग? क्या आंसर बोला बेटा? 190. वेरी गुड बेटा. वेरी गुड. सबने निकाल लिया? हाँ. N ट्रिपल बॉन्ड N नहीं दिया है बेटा, उसी को निकाल के सब्स्टिट्यूट करना होगा. चलो तो इसका आंसर है 190. ये तुम लोग ट्राई करना. इसको भी एक बार रीड करो, देखो क्या तुम लोग ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे. ध्यान से देखो, कहता डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ C6H6 लिक्विड, C6H8 लिक्विड, ये ऑल आर इक्वल. अगर ये नहीं दिया हो तो उसको कंसिडर करना पड़ेगा फिर. जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बेंजीन की होगी, ठीक है, उसमें रेजोनेंस एनर्जी ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें एक थ्योरेटिकल वे में मिलेगा 3 डबल बॉन्ड्स का. किसी को स्ट्राइक किया आंसर? डी बोला ना तुमने? बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर.
डी इज द राइट आंसर। ये सब आराम से तुमसे होंगे बेटा। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लो जाने से पहले, या आप लिख भी लोगे तो चलेगा, मैं आंसर बता दूंगा, आप घर पे इसको देखना। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन in terms of given data is x1 x2 x3 x4 x5 के टर्म्स में बताना है आपको। ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है बड़ा, कंबशन की इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद बॉन्ड एनर्जी मेथड लगा देना है। किसी को आंसर आ गया क्या? अगर तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने में डिफिकल्टी है, एच 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 ये प्रोपेन है। अब इसमें ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा 8CH बॉन्ड इन्वॉल्व हो गया इसमें, इसलिए तुमने देखा होगा 8x1 तीन ऑप्शंस में है, इमीडिएट एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दोगे, बी वाला एलिमिनेट हो गया। ये आता है सर ए। यस, किसने बोला बेटा ए? करेक्ट आंसर है, ए इज द राइट आंसर। थर्मोडाइनमिक्स बेटा डिफिकल्ट चैप्टर्स की कैटेगरी में आता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको चीजें समझ में आई हो, उनको रिवाइज करिए प्रॉपर तरीके से, कि ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं, रिलेट ना कर पाएं और एग्जाम में सॉल्व ना हो। तो इसको अच्छे से रिवाइज भी करिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो अगला पार्ट है एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी, सेकेंड जो लॉ है थर्मोडाइनमिक्स, वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलो अभी तुम लोग रेस्ट करो। Yes, sir.